महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर सस्पेंस बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ जहां राजनाथ सिंह ने दौरा टाल दिया, वहीं दिल्ली से गडकरी का नाम सामने आ गया है। अब सवाल यह है कि क्या गडकरी के नाम पर मुहर लगाने के लिए ही राजनाथ ने दौरा टाला था? महाराष्ट्र में बीजेपी ने सरकार गठन को लेकर सस्पेंस और बढ़ा दिया है। महाराष्ट्र के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अब वो दिवाली के बाद मुंबई जाएंगे। आज नहीं जा रहा हूं और मुझे लगता है कि शायद दीपावली के बाद जाना पड़ेगा। किसी जल्दबाजी में नहीं दिख रही बीजेपी। बीजेपी महाराष्ट्र में फिलहाल सरकार बनाने की जल्दी में नहीं है। हालांकि महाराष्ट्र में बीजेपी के चुनाव प्रभारी ओम माथुर ने कहा कि बीजेपी जब चाहे सरकार बना सकती है, लेकिन वो सिर्फ इसलिए इंतजार कर रही है कि हो सकता है कुछ और लोग विकास के मुद्दे पर बिना शर्त समर्थन देने बीजेपी के साथ आएं। हमें सरकार बनाने में कोई मातापची नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हम जब भी तय करेंगे, हो सकता है कल भी बना ले, हो सकता है 2 दिन बाद बनाए, लेकिन हम जब भी चाहेंगे सरकार हमारी बनेगी। शिवसेना से बातचीत के मूड में नहीं बीजेपी। बीजेपी तो शिवसेना से बातचीत के मूड में भी नहीं दिख रही, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि शिवसेना के बिना भी महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार चला सकती है। और शायद इसलिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने शिवसेना को ज्यादा तरजीह नहीं देने का फैसला किया। शिवसेना को ज्यादा तरजीह नहीं देने के पीछे एक और वजह यह है कि ज्यादातर निर्दलीय विधायक बीजेपी के साथ आ गए हैं। निर्दलीय लगभग हमारे पास आ चुके, कुल मिलाकर के हम बस मेजोरिटी से 4-5 सीट पीछे हैं, बाकी लोग हमारे पास आ चुके हैं। शिवसेना की शर्तें अब नहीं चलने वाली। महाराष्ट्र में बीजेपी अल्पमत में होने के बावजूद शिवसेना को तवज्जो सिर्फ इसलिए नहीं दे रही कि उसके पास बहुमत के आंकड़े का जुगाड़ है। एक तो एनसीपी ने पहले ही बिना शर्त बीजेपी को बाहर से समर्थन का ऐलान कर दिया है। दूसरे, निर्दलीय विधायक बीजेपी के साथ आ गए हैं। और तीसरी वजह ये कि हो सकता है कांग्रेस के कुछ विधायक बीजेपी के साथ आ जाएं। यानी बीजेपी अल्पमत की सरकार भी बनाएगी तो कांग्रेस और शिवसेना मिलकर उसे गिरा नहीं पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एक्सप्रेस। तो अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। रूबी अरुण जी हमारी एडिटर इनपुट हमारे साथ जुड़ गए इस चर्चा में। रूबी जी, स्वागत है आपका भी। सवाल पहला ये है कि जिस तरह की परिस्थिति बनी हुई है, 4 दिन बीत चुके हैं नतीजे आए हुए और संसदीय दल की बैठक भी हो चुकी है, तमाम राय मशविरा और चिंतन मंथन का दौर एक लंबा चल चुका है, लेकिन न तो अभी स्थिति स्पष्ट है सीएम के नाम को लेकर, न गठबंधन को लेकर, न सरकार को लेकर। क्या वजह है? ये आत्ममुग्धता है या ये कॉन्फिडेंस है? ना तो मूर्खता है ना कॉन्फिडेंस है। ये बहुत सोची समझी रणनीति है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं की। नितिन गडकरी को मुख्यमंत्री बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो 40 विधायक थे जिन्होंने पहले देवेंद्र फडणवीस का नाम प्रस्तावित किया था, वो नितिन गडकरी के पाले में आ गए हैं और उनके नाम पे लामबंद हो गए हैं। इसके अलावा एक और बड़ी बात है कि संघ की भी पहली पसंद नितिन गडकरी हैं। हालांकि दोनों ही व्यक्ति नागपुर से हैं। देवेंद्र फडणवीस भी विदर्भ के ब्राह्मण हैं और नागपुर से विधायक हैं, भाजपा के अध्यक्ष हैं। नितिन गडकरी भी नागपुर से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन मोहन भागवत की पहली पसंद नितिन गडकरी ही हैं। और नरेंद्र मोदी भी चाहते हैं कि एक ऐसा मजबूत आदमी महाराष्ट्र की गद्दी संभाले जो वहाँ के राजकाज को सुचारू रूप से चला सके। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि देवेंद्र कमज़ोर हैं, लेकिन दलितों का जो एक खेमा है वो देवेंद्र का अंदरूनी तौर पर विरोध कर रहा है। तो इसलिए नितिन गडकरी का नाम अभी रेस में भले ही फौरी तौर पर जो नज़र आ रहा है वो देवेंद्र सामने हो, पर नाम तकरीबन तय कर लिया गया है नितिन गडकरी का। श्याम जाजू जी, आपके पास आ रहा हूं। किसी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं दिख रही है सरकार बनाने को लेकर, सीएम का नाम आगे करने को लेकर। आराम से सब कुछ हो रहा है। ये बहुत ज्यादा टेंशन की वजह से है, असमंजस की वजह से है, या कॉन्फिडेंस है कि नहीं सब कुछ ठीक है, मैनेज हो जाएगा? एक बात से बीजेपी आश्वस्त है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस टाइप की सभी संख्या का हिसाब हमारे पास है, इसलिए वो बड़ी हड़बड़ी में कुछ निर्णय लेने की हम स्थिति में नहीं है और करना भी नहीं चाहते। आखिर महाराष्ट्र जो पीछे पड़ा है उसको आगे ले जाना है, विकास का एजेंडा ये प्रोमिनेंस विषय है वहां पर। तो
सभी बातों का सभी प्रकार से सोचकर, सभी पहलुओं को सोचकर, सभी डायमेंशन से विचार पूर्वक निर्णय लिया जाएगा और महाराष्ट्र के हित में होगा। रूबी जी, नितिन गडकरी का अगर पूरा प्रोफाइल देखा जाए तो उनके पास एक लंबा चौड़ा अनुभव है, मंत्रालय उनके पास रहे बहुत बार, बहुत काम भी उन्होंने किया है अपने क्षेत्रों में। लेकिन अगर गठबंधन के फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ पर कौन सा चेहरा सबसे ज्यादा फिट होता हुआ दिखाई दे रहा है? गठबंधन के लिहाज से भी नितिन गडकरी सबसे ज़्यादा फिट चेहरा हैं, क्योंकि वो बहुत लो प्रोफाइल होकर काम करते रहे हैं। उनके संबंध सभी पार्टियों से अच्छे हैं। अगर शिवसेना की जरूरत पड़ी तो उनसे भी उनके दोस्ताना ताल्लुकात हैं। हालांकि शिवसेना के 2 आला नेता आए थे उनसे मुलाकात करने यहाँ प्रधानमंत्री से, लेकिन बात उनकी बन नहीं पाई थी। तो उद्धव ठाकरे मिलेंगे तो चीज़ें जो है नितिन गडकरी के नाम पर सब कुछ बहुत सहज होती जा रही हैं। कहीं से किसी विरोध के स्वर नहीं है। हालांकि नितिन गडकरी जाहिर तौर पर भले ही ये कह रहे हैं वो दिल्ली में खुश हैं, लेकिन नितिन गडकरी का भी ये पुराना सपना है कि वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। तो स्पष्ट तौर पे नितिन गडकरी का ही चेहरा सामने आ रहा है। तो महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस का नाम भले ही सबसे ऊपर चल रहा हो, लेकिन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को राज्य का मुख्यमंत्री बनाने की मांग भी जोर पकड़ने लगी है। पार्टी विधायकों ने नितिन गडकरी के नाम को उछालकर प्रदेश की राजनीति में नया ट्विस्ट ला दिया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भले ही महाराष्ट्र का सीएम बनने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सीएम बनाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। महाराष्ट्र बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और प्रदेश बीजेपी की कोर कमेटी के सदस्य सुधीर मुनगंटीवार ने नितिन गडकरी को राज्य का अगला सीएम बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि गडकरी ने बहुत ही अच्छे काम किए हैं। ऐसे में खबर तो ये भी है कि महाराष्ट्र के 40 बीजेपी विधायक नागपुर में नितिन गडकरी के घर पहुंच गए हैं। खबरों के मुताबिक इन विधायकों ने गडकरी के घर जाने से पहले एक मीटिंग भी की, जिसमें गडकरी को सीएम बनाने की मांग की गई। महाराष्ट्र में नितिन जी ने आना चाहिए। नितिन जी ने क्यों मना किया ये हमें समझता नहीं है। आश्चर्य की बात है। महाराष्ट्र ने नितिन जी पे प्रेम किया है, तो महाराष्ट्र का विकास करने के लिए नितिन जी यहाँ आए, ये हमने इच्छा व्यक्त की। नितिन जी मना कर रहे, इसका हमें आश्चर्य है। मुनगंटीवार महाराष्ट्र के उसी विदर्भ के इलाके से आते हैं जहां से नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस आते हैं। इस वक्त महाराष्ट्र के सीएम की रेस में देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे चल रहा है, लेकिन सीएम पद की रेस में एक नाम केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का भी था। हालांकि गडकरी पहले ही साफ कर चुके हैं कि अब मुंबई में उनका मन नहीं लगता और वो दिल्ली में ही रहकर काम करना पसंद करेंगे। लेकिन नितिन गडकरी के नाम को उछालकर विधायकों ने बीजेपी की मुश्किल बढ़ाने का काम किया है। न्यूज एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के नागरिकों का दिल जीतना यही मेरी प्राथमिकता है। जम्मू की विकास यात्रा और अधिक क्वालिटेटिव बन पाएगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। जी हां, मोदी का मिशन कश्मीर, बहुत सारे सवाल इस मिशन को लेकर खड़े हैं, इस दौरे को लेकर खड़े हो रहे हैं। श्रीनगर पहुंच रहे हैं दिवाली मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उसके बाद विधानसभा चुनाव। ये बहुत कुछ सवाल खड़े होते हैं। 5 सवाल हम इसको लेकर खड़े कर रहे हैं। पहला सवाल यह है कि क्या मोदी चुनावों के मद्देनजर यह दौरा कर रहे हैं? दूसरा सवाल, क्या यह दौरा मोदी की विदेश नीति का हिस्सा है? और तीसरा सवाल, क्या राहत कामों का जायजा लेने जा रहे हैं मोदी? और चौथा सवाल यह है कि इस दौरे से जम्मू कश्मीर को क्या मिलेगा? पांचवा और आखिरी सवाल यह कि क्या यह दौरा मोदी की नई राजनीति का एक हिस्सा है? तो मोदी के इस दौरे से जुड़ी 10 बड़ी बातें आपको बताते हैं। मोदी ने फैसला किया है कि दिवाली वो श्रीनगर में मनाएंगे। मोदी बाढ़ पीड़ितों के साथ दिवाली मनाने के लिए श्रीनगर जा रहे हैं। 23 अक्टूबर को मोदी श्रीनगर में ही रहेंगे और राज्य के पुनर्वास कार्यक्रम का जायजा लेंगे मोदी यहां पर। कश्मीर को 1000 करोड़ का पैकेज मोदी पहले ही दे चुके हैं। मंत्रालयों के अफसरों से मोदी की मुलाकात होगी। स्पेशल पैकेज का ऐलान भी कर सकते हैं यहां पर मोदी। और मोदी के दौरे की टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि ईद पर श्रीनगर न जाने को मुद्दा बनाया जा रहा है। साथ ही हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने 23 अक्टूबर को हड़ताल का ऐलान कर दिया है। तो ये 10 अहम जानकारियां हैं
मोदी के इस दौरे को लेकर। तो जम्मू कश्मीर शुरू से ही पीएम नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता रहा है। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने जम्मू कश्मीर के 3 दौरे किए हैं। इस दौरान उन्होंने राज्य को कई परियोजनाओं का तोहफा भी दिया। जम्मू कश्मीर के नागरिकों का दिल जीतना यही मेरी प्राथमिकता है और वो प्राथमिकता उसी को विकास के माध्यम से करना है। पीएम बनने के बाद से नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के लोगों का दिल जीतने की कोशिश में जुटे हैं। जम्मू कश्मीर के अपने पहले दौरे में उन्होंने उधमपुर कटरा श्री शक्ति एक्सप्रेस का उपहार दिया। 25 किलोमीटर लंबी ये रेलवे लाइन वैष्णो देवी की यात्रा करने वाले लोगों के लिए बड़ी सुविधा है। बाद में उन्होंने उड़ीपन बिजली परियोजना का भी उद्घाटन किया। जो सीधा कटरा आएगा वो जम्मू गए बिना जाएगा नहीं, ऐसा मैं मानता नहीं। और इसलिए जम्मू की विकास यात्रा और अधिक क्वालिटेटिव बन पाएगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और साथ साथ जम्मू कश्मीर की विकास यात्रा में कटरा का जुड़ना, कटरा का सेंट्रल स्टेज में आना, आने वाले 10 साल की आप कल्पना कीजिए, कटरा इतनी तेजी से विकास करेगा, इतनी तेजी से विकास करेगा, जो पूरे जम्मू कश्मीर की विकास के अंदर एक नया योगदान करने वाला एक आर्थिक प्रवृत्ति का केंद्र बन जाएगा। अपने दूसरे जम्मू कश्मीर दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 45 मेगावाट की निमो बाजो पनबिजली परियोजना का उद्घाटन किया। साथ ही 1800 करोड़ रुपए की लेह श्रीनगर ट्रांसमिशन लाइन की आधारशिला भी रखी। कि क्षेत्र ऐसा है, खास करके लेह लद्दाख का, जहां पर से प्रकाश, पर्यावरण और पर्यटन, ये 3 पी, प्रकाश, पर्यावरण और पर्यटन, ये ऐसी ताकतें हैं जो सिर्फ लेह लद्दाख नहीं, सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं, भारत की भलाई के लिए भी इन ताकतों का अगर भली भांति संयोजन हो, समागम हो और उसका विकास हो, तो भारत की भलाई के लिए भी काम आ सकता है। पीएम का तीसरा जम्मू कश्मीर दौरा बारिश और बाढ़ से आपदा के वक्त हुआ था। उस वक्त मोदी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया था और जम्मू कश्मीर को 1000 करोड़ की अतिरिक्त राहत राशि का ऐलान किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एक्सप्रेस। तो ये आपने देखा कि मोदी का मिशन कश्मीर किस तरह से दिखता है, क्या कुछ है इस मिशन के पीछे। बहुत कुछ है। आगे चुनाव है, उसके पहले बाढ़ पीड़ितों को जो राहत दी जानी है उनको लेकर अफसरों से मुलाकात है, स्पेशल पैकेज का ऐलान है, बहुत सारी चीज़ें हैं इस दौरे से जुड़ी हुई है। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए पैनल जुड़ा हुआ है। कमर आगा साहब, इंडो पाक एक्सपर्ट, वो हमारे साथ हैं इस चर्चा में। सर, आपका स्वागत है। और श्याम जाजू जी हमारे साथ पहले से ही इस चर्चा में शामिल हैं। कमर आगा साहब, आपसे जानना चाहूँगा, पीएम ने 3 बातें कही थी कि प्रकाश, पर्यावरण और पर्यटन, 3 चीज़ों के जरिए वो कश्मीर को मजबूत करना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं। कहीं इस कनेक्शन के पीछे सत्ता और बीजेपी के कनेक्शन का भी कोई फॉर्मूला तो नहीं छिपा हुआ है? राजनीति में पॉलिटिक्स हमेशा जुड़ी होती है। ये सोचना कि पॉलिटिक्स नहीं है तो गलत होगा। खासतौर से डेमोक्रेटिक सोसाइटी है हिंदुस्तान की और इसके अंदर पॉलिटिक्स अंग होता है, तो वो तो है ही साथ में। लेकिन साथ में ये भी है, मंशे भी होते हैं, उसके साथ एक प्रोग्राम भी उनका जुड़ा हुआ है। पॉलिटिक्स तभी चलती है जब डेवलपमेंट हो। डेवलपमेंट का उनका एक इशू है जिसकी वजह से काफी यूथ हिंदुस्तान का, किसी भी धर्म का हो, उनके साथ जुड़ा। अभी हरियाणा के इलेक्शन में भी हमने देखा, फिर उसके बाद महाराष्ट्र में भी हमने देखा। यही नहीं बल्कि मुसलमानों ने भी वोट दिया है बहुत सी जगहों पे। तो इस तरीके से एक यूथ का अट्रैक्शन उनकी तरफ हुआ है, वो उसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं। दूसरी बात ये, तीसरी बात ये है कि वो सॉलिडेरिटी भी शो करना चाहते हैं कि कश्मीर भारत का एक अंग है। हम उनकी जो चिंताएं हैं, उनकी जो परेशानी है, उनका जो बुरा वक्त आया है, उसके साथ उनके हम खड़े हुए हैं। देखिए,
ये दिवाली के पर्व पे जाना ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, इसलिए कि ये एक ऐसा मौका होता है लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ मनाते हैं। उस मौके पे वो वहाँ पे जा रहे हैं और वहाँ के पीड़ित लोगों के साथ कहा है कि वो मनाएंगे। मैं समझता हूँ इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट कश्मीर पे पड़ने वाला है। कश्मीर के लोग तंग आ चुके हैं आतंकवाद से, जो कि पाकिस्तान से आ रहा है, और दूसरी तरफ उनकी दो परेशानियां हैं। एक तो आतंकवाद जो उनके यहाँ आ रहा है, दूसरे उनके यहाँ के अपने सेपरेटिस्ट जो हैं वो उनको परेशान करें, उनको मेन स्ट्रीम से जोड़ने नहीं देते, उनको उनमें बाधाएं डालने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 20-30 साल से कश्मीर की बहुत बुरी हालत है, तो उनको इससे काफी मैं समझता हूँ भरोसा मिलेगा। 1000 करोड़ का पैकेज भी उन्हीं ने फौरन अनाउंस किया, फिर उसके बाद स्पेशल पैकेज की भी बात चल रही है कश्मीर को, फिर रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी बढ़ाने की बात कर रहे हैं। बिजली की जो परियोजना चल रही है, वहाँ पे बिजली की बहुत कमी है। लद्दाख के क्षेत्र में तो खास तौर से बिजली है ही नहीं, जनरेशन होता नहीं है, बड़े बड़े पावर जनरेटर लगे हैं उसके जरिए की जाती है। तीसरी चीज ये है कि जो आपने कहा था कि पर्यटन भी बहुत बढ़ेगा, और ये पर्यटन देखिए हिंदुस्तान में जो भी पर्यटन आता है वो कश्मीर जाने की जरूर कोशिश करता है। अगर उसको अच्छी सुविधाएं मिलेंगी तो वो और आएगा, एक बड़ी तादाद में आएगा। फिर उसके बाद ये है कि पाकिस्तान को भी एक सिग्नल जरूर इससे मिलेगा। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान अब तक समझ चुका होगा कि कश्मीर अकेला नहीं है, उसके साथ भारत जुड़ा हुआ है और उसकी तरफ वो भारत का एक अंग है, उसकी तरफ कोई नजर उठा के न देखे। बिल्कुल। तो कमर आगा साहब, ये जानने वाली बात है कि मोदी के इस मिशन के पीछे बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। एक, वो भरोसा कायम करने की कोशिश इस दौरे पर होगी कि कश्मीर भी भारत का हिस्सा है, और ये बात पाकिस्तान को बताने की भी जरूरत है। साथ ही उस जोश को जिंदा करने की भी कोशिश होगी पीएम की अपने इस दौरे पर, जो एक बड़ी त्रासदी के बाद लोगों के अंदर घर करने लगा था। वहां पर जो राहत और बचाव के काम है उनमें भी तेजी लाने की बहुत सारी योजनाओं पर चर्चा भी वो करेंगे। श्याम जाजू जी हमारे साथ हैं। श्याम जाजू जी, सवाल मंशा पर नहीं उठ रहे हैं, सवाल दरअसल उठ रहे हैं इस टाइमिंग को लेकर। आगे इलेक्शन है और उससे पहले श्रीनगर का ये दौरा, वहां पर दिवाली मनाना, किस तौर पर देख रहे हैं आप इसे? इस टाइमिंग को लेकर सवाल उठाने वालों को हमारा सवाल है, भाई वहां पर ऐसी आपत्ति आए, ऐसी बाढ़ आए, इसका टाइमिंग क्या कोई सरकार के हाथ में होता है क्या? ये बड़ा दुर्दैवी प्रसंग है। इस देश में कोई भी बात राजनीति के सिवाय चल ही नहीं सकती। ये जो लोगों की सोच है, इससे मेरा ऑब्जेक्शन है। हाँ, राजनीति हर क्षेत्र में होती है, पर कई बातें तो इसके ऊपर भी होती है कि नहीं होती है। पहले ही कश्मीर में अलगाववाद, उस वहां के स्टेट के लोगों में सेपरेटिस्ट की भूमिका, भारत से थोड़ा दूर रखने की भूमिका, थोड़ा इक्वालिटी कॉम्प। कमर आगा साहब, इस मिशन को लेकर किस तौर पर बातें की जा सकती हैं? ये मिशन जो है मोदी का, वो श्रीनगर जा रहे हैं, किन मायनों में इनको देखा जाए? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी बात की जाए, या जो वहां पर आपदा आई है उसके बाद इसे देखा जाए एक राहत के तौर पर? बहुत सारे स्पेशल पैकेजेस के ऐलान भी शायद प्रधानमंत्री कर सकते हैं, और इसके पहले भी उन्होंने बहुत सारी योजनाओं का काम किया है इस वक्त अपने शासनकाल में, पिछले 4-5 महीनों में। देखिए, आपने पहले कई चीजें हैं, आपके पैकेज में भी था और आपने भी उसका जिक्र किया। पहली बात तो ये कि इलेक्शन, हाँ, इलेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए वो चाहेगी कि इलेक्शन जीते, और वो अपनी पार्टी को उन्हीं ने महाराष्ट्र में पहुंचाया, हरियाणा में पहुंचाया। वो उन्हीं ने साफ साफ कहा है कि वो चाहते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में भी भाजपा पहुंचे, वहां पे अपना शासन बनाए। तो ये बात कोई छिपी भी नहीं है, ये बात साफ साफ है। दूसरी बात यह है कि टाइमिंग एक तरह से और अच्छी इंपॉर्टेंट बन जाती है कि दिवाली अपनी घर छोड़ के वहां पे जाना एक बहुत अच्छा मैसेज है, जो मैं समझता हूँ वहां के यूथ और वहां के लोगों को बहुत अट्रैक्ट करेगा। तीसरी चीज ये है कि ये मैसेज दोनों के लिए है। एक तरफ उन्हीं ने लद्दाख का भी जिक्र किया है, दूसरी तरफ उन्हीं ने जम्मू का भी जिक्र किया है, और वैली खुद जा रहे हैं। इसके मतलब ये है कि ये कश्मीर अकेला, मतलब ये पाकिस्तान और चाइना दोनों को एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए कि लद्दाख का वही क्षेत्र है जहां पे लगातार घटनाएं हो रही हैं, चाइनीज इनकर्शंस हो रहे हैं। तो ये उसकी तरफ भी एक इशारा करता है कि वो
लद्दाख को भी जोड़ना चाहते हैं और लद्दाख के बारे में भी वो लगातार बोल रहे हैं। वो अलग नहीं है, ये तीनों जो क्षेत्र हैं कश्मीर के, लद्दाख, वैली और जम्मू, इन तीनों को जोड़ना चाहते हैं कि ये जब जुड़ेंगे यहाँ पे पर्यटन बढ़ेगा, सारी चीजें बढ़ेंगी, तो इसका डेवलपमेंट भी होगा और डेवलपमेंट पैकेज की भी बात वो कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ये भी है कि वो खबरदार भी कर रहे हैं पाकिस्तान को और चाइना को कि ये न समझें कि ये लोग बिल्कुल अलग थलग हैं, ये अलग हैं, बिल्कुल जज्बा भी जगाना है और जम्मू कश्मीर को फिर से पटरी पर भी लाना है, साथ ही राजनीति भी चमकानी। बहुत सारी बातें इस दौरे से छिपी हुई हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ दिवाली मनाने के मोदी के फैसले पर जम्मू के लोगों का क्या कहना है, उनकी क्या राय है, सुनाते हैं आपको। कल जो टीवी में न्यूज आई, ये सुन के ही बहुत खुशी हुई कि भारत के प्रधानमंत्री हमारे कश्मीर में, जम्मू में तबाही हुई है, बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। वैसे तो जहां सुनने के लिए, देखने के लिए, मदद करने के लिए लोग आए, बाकी लोग भी आए, लेकिन हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कश्मीर में हमारे पास दिवाली मनाने आ रहे हैं, हमारा हाल पूछने आ रहे हैं। ये समझो हमारे लिए दिवाली का बहुत बड़ा तोहफा है। ये एक बात की तो हमें खुशी भी है, दूसरी तरफ से हमें दुख है जो हमारे JNK के अंदर जो त्रासदी हुई है उसकी भरपाई के लिए हमारे प्रधानमंत्री जो है जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने कई बार कच्छ-भुज में जब त्रासदी आए वहाँ पे भी उन्होंने जाके रात बिताई है। ये जम्मू कश्मीर के लिए गौरव की बात है कि वो हमारे बीच में आके हमारी जो त्रासदी हुई है उन लोगों को एक सद्भावना मिल रही है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो कश्मीर में आके हमारे लोगों के लिए ये वरदान साबित हो रहे हैं। हमें बहुत खुशी है सर, यहाँ पर पूरे भारतवर्ष में दीपावली का त्यौहार मनाया जा रहा है। वहाँ पर हमारे आने वाले प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी साहब हमारे दुख बांटने आ रहे हैं। यहाँ पर बाढ़ग्रस्त इलाकों का फिर से दोबारा दौरा करेंगे वो, और उनके साथ पूरे जहाँ पर पूरे भारतवर्ष में दिवाली का त्यौहार मनाया जा रहा है, वहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री हमारे दुख बांटने हमारे यहाँ पर JNK में आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी की दिवाली श्रीनगर में मनेगी बाढ़ पीड़ितों के बीच। ऐसा नहीं कि PM को पहली बार कश्मीर की याद आई है। जम्मू कश्मीर में जब बारिश और बाढ़ से आपदा आई तो मोदी ने खुद राहत कार्य की कमान संभाल ली और बचाव कार्य में जी जान लगा दी। पिछले दिनों जम्मू कश्मीर ने बीते 60 साल की सबसे बड़ी तबाही देखी।